ये है इंडियन स्टॉक मार्केट। अब इसको जूम आउट करो, ये है ग्लोबल स्टॉक मार्केट। इंडिया का स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट का सिर्फ 4 से 5% है। दो मतलब है इस चीज के। पहला, क्योंकि आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हो इसलिए आप सिर्फ ये 4 से 5% तक ही लिमिटेड हो। दूसरा मतलब, आप ये करके 95% ऑफ लिस्टेड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया से बाहर है वो मिस कर देते हो। क्यों कर रहे हो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ ऐसा? जब आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग से ये सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो तो क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को? वो भी तब जब इंडिया में बैठे बैठे बिना किसी झंझट के आराम से आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे ग्लोबल स्टॉक्स और ग्लोबल ईटीएफ्स का फायदा उठा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पूरा पोर्टफोलियो आपको इन बाहर की कंपनीज के नाम कर देना है, नहीं, सिर्फ 10 से 20% काफी है आपको ग्लोबल एक्सपोजर के लिए। अब आप बोलोगे कि ग्लोबल इन्वेस्ट कैसे करूं, क्या रूट से करूं, ये नहीं समझ आता है, या फिर टैक्सेशन, कंप्लायंस, कॉस्ट समझने में दिक्कत होगी। इतना लोड नहीं लेते, मैं हूं ना, सब कुछ आराम से अच्छे से समझा दूंगी और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ऊपर का ज्ञान नहीं मिलने वाला है, आज बटेगा प्रैक्टिकल ज्ञान। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स की बात होगी, कैसे इन फंड्स को चुनना है ये देखेंगे, वो भी लाइव रुपी वेस्ट वेबसाइट में जाकर। इंडिया में कौन से बाहर के ईटीएफ्स लिस्टेड हैं इसके बारे में भी बात होगी। तो मेरे समझ में इससे ज्यादा होलसम ग्लोबल इन्वेस्टिंग का वीडियो आज के समय में मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और चलिए समझते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। भूल जाओ कि मैं इंडिया की स्वाति हूं और इमेजिन करो मैं 1989 की एक जापानीज इन्वेस्टर हूं, साकुरा। अब क्योंकि उस समय मेरे कंट्री की इकोनॉमी मतलब जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी तो मैंने भी आप ही की तरह किसी और देश की इकोनॉमी को समझने से मना कर दिया, ग्लोबल इन्वेस्टिंग इग्नोर कर दी और सिर्फ अपने ही कंट्री की इकोनॉमी में इन्वेस्टेड रही। रिजल्ट, बुढ़ापे में 35 साल बाद मतलब 2024 में जब मैं अपने पोर्टफोलियो का सहारा लेने गई तो मुझे मिले सिर्फ 2% रिटर्न्स। और इन्फ्लेशन से जब मैं इसे एडजस्ट करूं तो मेरा पोर्टफोलियो लॉस में था। एक समय ऐसा था जब जापान के स्टॉक मार्केट ने फ्लैट 2% रिटर्न्स दिए और इन्फ्लेशन के बाद लोगों का पोर्टफोलियो घाटे में था। अगर उस समय वो लोग अपने देश के बाहर के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते तो शायद उनका पोर्टफोलियो बच जाता। साकुरा का तो बढ़ापे में नुकसान हो गया। अगर आप साकुरा नहीं बनना चाहते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग को इग्नोर मत करो और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्टिंग में मैंने सेट कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए रखना चाहिए। वो मैंने क्यों कहा? क्योंकि इससे हमें 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, सिंगल कंट्री का रिस्क कम हो जाता है। अगर इंडिया का साइकिल स्लो हो तो बाकी मार्केट सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, यानी सिर्फ रुपी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और तीसरा, ऐसे ग्लोबल सेक्टर्स और कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, अगर किसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है जैसे हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स तो वो कभी कभी 25 से 40% तक ग्लोबल एलोकेशन रखते हैं, लेकिन मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए 10 से 20% ग्लोबल एक्सपोजर काफी डिसिप्लिन, बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। तो रीजन समझ में आ गया। अब रूट देखते हैं कि कैसे हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स ग्लोबल लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सिंपल और एक्सेसिबल रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स और ग्लोबल ईटीएफ्स। इनके थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ही फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना अलग से फॉरेन अकाउंट खोले या पैसा बाहर रेमिटेंस करने के टेंशन के। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की। ये इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो ओवरसीज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहता है। आप रुपीज में ही इन्वेस्ट करते हो और फंड हाउसेस उस पैसे को ग्लोबली डिप्लॉय करता है। ब्रॉडली आपको 2 स्ट्रक्चर्स यहां दिखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है फीडर फंड। आप इंडिया के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो और वो फंड एक स्पेसिफिक ओवरसीज फंड में पैसा एलोकेट कर देता है जो किसी ग्लोबल एसेट मैनेजर द्वारा मैनेज होता है। अगर फीडर फंड फॉर एग्जांपल S&P 500 या NASDAQ 100 ट्रैक करता है तो इनडायरेक्टली आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे ग्लोबल कंपनीज में एक्सपोजर ले रहे होते हो। दूसरा स्ट्रक्चर है फंड ऑफ फंड्स। ये एक ही ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय मल्टीपल इंटरनेशनल फंड्स या ईटीएफ्स में पैसा एलोकेट करता है। इससे एक्सपोजर डिफरेंट कंट्रीज, सेक्टर्स और स्ट्रैटेजीज में स्प्रेड हो जाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा ब्रॉडर हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि सवाल आता है ये सब डिटेल्स कैसे चेक करें? रिटर्न्स क्या है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, कौन कौन से फंड्स अवेलेबल है और कौन से फंड हाउसेज उन्हें ऑफर कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल टूल है रुपी वेस्ट वेबसाइट। रुपी वेस्ट वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्क्रीनर ओपन करिए, फिर कैटेगरी में लार्ज कैप हटाकर मैंने इक्विटी इंटरनेशनल सिलेक्ट करा।
जैसे ही आप ये कैटेगरी चूज करते हो आपको इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। अभी रफली यहाँ पे 8 फंड्स इस कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर आप किसी स्पेसिफिक फंड को ओपन करते हो तो वहां पे आपको अलग अलग टैब्स मिलते हैं, रिटर्न्स के, पोर्टफोलियो, रिस्क, एनएवी डिटेल्स और फीस एंड डिटेल्स। यहाँ से आप ऑलमोस्ट सब कुछ एनालाइज कर सकते हो। रिटर्न्स टैब से परफॉर्मेंस दिखेगा, पोर्टफोलियो टैब से पता चलेगा पैसा कौन से कंट्रीज या कंपनीज में इन्वेस्टेड है, रिस्क सेक्शन से वॉलिटिलिटी का आइडिया मिलता है और फीस सेक्शन में एक्सपेंस रेशियो क्लियर हो जाता है। अब हमने एग्जाम्पल के लिए AUM के बेसिस पर टॉप 5 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स शॉर्टलिस्ट किए। इनमें ये सारे फंड्स इंक्लूडेड हैं, आप लिस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्विक ऑब्जर्वेशन हमने किया, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफी वेरी करते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल S&P 500 का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.65% है, जो रिलेटिवली लो है, लेकिन कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स 1% से भी ऊपर हैं। अब रिटर्न्स की बात करें तो कुछ फंड्स ने लास्ट 3 इयर्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली नैस्डैक और ताइवान एक्सपोजर वाले फंड्स। लेकिन याद रखिए, हायर रिटर्न्स के साथ साथ हायर वॉलिटिलिटी भी आती है, इसलिए सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। रिस्क को और क्लियरली समझने के लिए हम मॉर्निंग स्टार के रिस्क मैट्रिक्स देख सकते हैं, जैसे शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन। ये सब मैट्रिक्स यहाँ 3 ईयर पीरियड पर बेस्ड हैं। सबसे पहले शार्प रेशियो देखिए, ये बताता है कि फंड रिस्क के कंपैरिजन में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, जिसमें ICICI नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड का शार्प रेशियो अराउंड 1.55 है, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल S&P 500 अराउंड 1.37 पर आता है। फिर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो वॉलिटिलिटी दिखाता है। यहाँ ताइवान इक्विटी फंड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलमोस्ट 25 के आसपास है, जबकि बाकी फंड्स मोस्टली 12 से 15 के रेंज में। और लास्ट मेट्रिक है मैक्स ड्रॉडाउन, यानी वर्स्ट फेज में फंड कितना गिरा। ताइवान फंड में ये 21% से ज्यादा है, जबकि बाकी फंड्स का ड्रॉडाउन रफली 10 से 12% के रेंज में है। इसलिए यहाँ क्लियर ट्रेड ऑफ दिखता है। हायर रिटर्न्स पॉसिबल है, लेकिन स्विंग्स भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ऑपरेशनली देखें तो ये रूट काफी सिंपल है। आप अपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड KYC डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपके नाम पर डायरेक्ट फॉरेन सिक्योरिटीज होल्ड होती हैं। फंड हाउस ही ओवरसीज एसेट्स होल्ड करता है। इसी वजह से मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ग्लोबल इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सबसे सिंपल और फ्रिक्शन फ्री तरीका माना जाता है। अब नेक्स्ट हम कुछ ग्लोबल ETFs देख लेते हैं। ऐसे ETFs जो ग्लोबल इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं। मतलब आप इन्हें अपने डीमैट अकाउंट से बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक की तरह बाय और सेल कर सकते हो। अगर इंडिया में लिस्टेड ग्लोबल ETFs देखें तो कुछ पॉपुलर नेम्स हैं। आपके सामने इन सारे ETFs का नाम आ जाएगा। इन सब का AUM काफी डिसेंट है और लिक्विडिटी भी काफी कंफर्टेबल है। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो तो बिड आस्क स्प्रेड बढ़ जाता है और आपको बाय या सेल करते वक्त एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ सकती है। दोस्तों, ETFs में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ट्रैकिंग एरर। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ETF का काम होता है किसी इंडेक्स को कॉपी करना, लेकिन रियलिटी में करेंसी मूवमेंट, एक्सपेंस रेशियो, कैश होल्डिंग्स या रीबैलेंसिंग टाइमिंग की वजह से ETF का रिटर्न थोड़ा सा इंडेक्स से अलग हो सकता है। इसी डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडेक्स 10% रिटर्न देता है तो ETF 9.8% या 10.2% दे सकता है। अगर डेटा देखें तो मिराई S&P 500 टॉप 50 और NYSE FANG प्लस ETF का ट्रैकिंग एरर काफी लो है, अराउंड 0.04 to 0.5%, जो काफी एफिशिएंट माना जाता है। मोतीलाल नैस्डैक 100 ETF भी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 0.06%, लेकिन हैंग सेंग और हैंग सेंग टेक ETF में ट्रैकिंग एरर थोड़ा ज्यादा है, रफली 0.10% के ऊपर। मतलब ब्रॉडली देखा जाए तो US फोकस्ड ETFs अपने इंडाइसेस को ज्यादा क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जबकि चाइना और हांगकांग एक्सपोजर में डिविएशन थोड़ा ज्यादा है। अब ग्लोबल ETFs में एग्जीक्यूशन का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। कोई फॉरेन अकाउंट नहीं, कोई रेमिटेंस नहीं, बस अपने ब्रोकर ऐप पर ऑर्डर प्लेस करो और डायरेक्ट ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी समझना जरूरी है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स और ETFs पर RBI ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स लिमिट्स लगाई हुई है। मतलब इंडस्ट्री लेवल पर एक कैप होता है कि टोटल कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जब ये लिमिट फुली यूटिलाइज हो जाती है तो फंड हाउसेस टेम्परेरी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। यहीं से एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। जब फ्रेश यूनिट्स क्रिएट नहीं हो पाते तो ETF प्रैक्टिकली क्लोज एंड फंड जैसा बिहेव करने लगता है। डिमांड अगर हाई है और सप्लाई फिक्स्ड है तो ETF का मार्केट प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से ऊपर चला जाता है, कभी कभी तो 15 से 20% प्रीमियम तक। इसको समझने के लिए 2 टर्म्स हमेशा याद रखो, NAV और INAV। NAV या नेट एसेट वैल्यू वो ऑफिशियल वैल्यू होती है जो दिन के एंड में कैलकुलेट होती है, लेकिन मार्केट्स पूरा दिन मूव करते हैं, इसलिए INAV रियल टाइम में अपडेट होता रहता है, जो अंडरलाइंग स्टॉक्स की लाइव वैल्यू दिखाता है।
अगर ETF का मार्केट प्राइस INAV से काफी ऊपर है तो इसका मतलब है ETF प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। रीसेंट एग्जांपल पर देखें तो निप्पॉन हैंगसेंग बीज अप्रॉक्स 21% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। मिराय हैंगसेंग टेक ETF 23% के ऊपर और मिराय S&P 500 टॉप 50 और NYSE फैंग प्लस ETFs भी रफली 18 to 19% प्रीमियम पर थे। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर एक्चुअल वैल्यू 100 है और आप 120 पर खरीद रहे हो तो आप क्लियरली एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। और यहाँ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर RBI फ्यूचर में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स लिमिट रिलैक्स कर देता है तो फंड हाउसेस फ्रेश यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी प्रीमियम सडनली वैनिश हो सकता है और ETF प्राइस गिर सकता है, चाहे ग्लोबल इंडेक्स बिल्कुल स्टेबल ही क्यों ना हो। इसलिए प्रैक्टिकल रूल ये है कि ETF बाय करने से पहले CMP और INAV का डिफरेंस जरूर चेक करें, जो NSE वेबसाइट या फंड हाउस वेबसाइट पर इजीली मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी रिस्क मार्केट का नहीं होता, एंट्री प्राइस का होता है। स्क्रीन में ये उन फंड्स की लिस्ट है जहां अभी नए SIPs ओपन हैं। ध्यान रहे इनमें से कुछ फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ SIP ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ तक हम ऑलमोस्ट 80% चीजें कवर कर चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टिंग का फंडा काफी हद तक समझ आ चुका है। अब बस ये देख लेते हैं कि ब्रॉडली ग्लोबल इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क होता है ऑब्वियसली करेंसी रिस्क। जब आप ग्लोबली इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न सिर्फ फॉरेन मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता, रुपी और डॉलर का मूवमेंट भी इंपैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ग्लोबल फंड ने 10% रिटर्न डॉलर टर्म्स में दिया और उसी साल रुपी 4% वीक हो गया तो आपका इफेक्टिव रिटर्न रुपी टर्म्स में रफली 14% हो सकता है, 10% मार्केट से और लगभग 4% करेंसी मूवमेंट से। लेकिन अगर रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मान लो 3%, तो वही 10% रिटर्न रुपी टर्म्स में अराउंड 7% तक रिड्यूस भी हो सकता है। इसलिए करेंसी कभी रिटर्न्स को बूस्ट भी कर सकती है और रिड्यूस भी। दूसरा रिस्क है ग्लोबल मार्केट रिस्क। हर कंट्री अपने इकोनॉमिक साइकिल से गुजरती है, कभी यूएस आउट परफॉर्म करता है, कभी चाइना, जापान या यूरोप। डाइवर्सिफिकेशन इंडिया स्पेसिफिक रिस्क को कम करता है, लेकिन वॉलेटिलिटी कंप्लीटली खत्म नहीं होती। तीसरा स्ट्रक्चरल रिस्क है। कुछ इंडियन लिस्टेड ग्लोबल ETFs में लिक्विडिटी या ट्रैकिंग एरर का इशू भी हो सकता है। सिंपल टेक अवे, ग्लोबल इन्वेस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को रिड्यूस करता है, लेकिन साथ ही करेंसी और ग्लोबल मार्केट रिस्क भी आते हैं। इसलिए बेस्ट अप्रोच है डिसिप्लिन्ड एलोकेशन, ओवर एक्सपोजर नहीं। तो आज हमने देखा ग्लोबल इन्वेस्टिंग कि कैसे इंडिया में बैठे बैठे आप बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने देखा कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स और ग्लोबल ETFs क्या होते हैं, उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं, रेगुलेटरी लिमिट्स क्या हैं और प्रैक्टिकल तरीके से राइट ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट कैसे किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टिंग रूट्स भी एक्सप्लेन करें, जैसे LRS रूट या गिफ्ट सिटी IFSC रूट, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम उस पर भी एक डिटेल्ड सेकंड पार्ट बना सकते हैं जहां स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, किसी सीरियस इन्वेस्टर के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही रिसर्च बैक प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग आइडियाज आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.